वेलकम टू रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं समरीन स्टोरी। जैसा कि हम हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में करते हैं, पहले चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक उसका एंड हम एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद लास्ट एक लेक्चर लेते हैं जिसमें हमें ये समझ में आए कि अगर हमें चीजें डिटेल में पता है और उसको 5 मिनट पहले रिहर्स करना है तो सारी डिटेल्स तो आप रिहर्स नहीं कर सकते। सो हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी इन अ मिनट, इसको कहते हैं वर्क इन अ मिनट्स। ठीक है, तो उस मिनट स्टडी कैसे की जाती है वो एक तरीका होता है ये समरी इन स्टोरी का, वेयर वी हैव ग्लिम्स ऑफ ऑल चैप्टर इन अ शॉर्ट रन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई हमने अपना चैप्टर शुरू किया था प्री वर्ड मॉडर्न वर्ड से, जहां पे हमने डिस्कस किया कि पहले कैसे चलता था, चीजें कैसी होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम सिनेरियो क्या था, हारने के बाद क्या इम्पैक्ट इंडिया पर रहा इकोनॉमिकली, क्या क्राइसिस हमने फेस किए। भाई हमारा एक ट्रेड था, हम व्यापार में बहुत बढ़िया थे, लेकिन जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर होता है तो एब्रप्टली चीजें डिस्ट्रक्ट होती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिस्ट्रक्ट होता है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ था, हमारी भी बड़े लॉसेस हुए थे बड़े पैनल पे, बड़े चैनल पे। ऑल्सो वी हैव सीन जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व थी वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने खुद ने बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस उठाए थे। एट सम प्लेसेस वी हैव ऑल्सो सीन कितने सोल्जर्स डाई हो गए थे एंड थाउजेंड मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वर इंजर्ड, और उनकी फैमिली ने फिर किस तरीके से रिवाइव करने की कोशिश किया था कि भाई वुमेन्स बाहर जा रही हैं घर से, वो काम कर रही है एंड दे आर नॉट इक्वली वेरी मच पेड। मेंस जो है वो लड़ रहे हैं एंड नॉट विलिंगली, उनको परचेज किया गया है, ठीक है, रिक्रूट किया गया है लड़ने के लिए। तो एक स्ट्रैटेजी जहां पे हमने पढ़ा था द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वॉर, तो किस तरीके से एक टेक्नोलॉजी का उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया था, मशीन गन्स का इस्तेमाल किया था अपने वॉर में, सो दैट कि वो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू लड़े और जीते। ठीक है भाई, हर कोई करता है। उसके बाद हमने इम्पैक्ट देखे सिल्क रूट पे कि पहले प्री मॉडर्न वर्ड ये था कि भाई बहुत अच्छा व्यापार भारत के साथ किया जा रहा था एंड वी वर अ वेरी गुड ट्रेडर इन स्पाइसेस एंड क्लोथ। ओके, टेक्सटाइल में हम बहुत बड़े ट्रेडर्स थे। तो उसके बाद एक सिल्क रूट ऐसा रूट था जहां से जो है सिल्क ट्रैवल हुआ, उसके बाद इसका नाम रखा गया सिल्क रूट, और उसके बाद पोर्टुगीज, चाइनीज एंड मेनी अदर पीपल हैव ट्रैवल्ड सेम रूट और बहुत सारी चीजें यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हैं। इट वाज वन ऑफ द फेमस रूट जिसपे एक वीडियो अलग से बनी हुई है। ठीक है, हर चीज पे वीडियो बनी हुई है, यहाँ तो बहुत कम लिस्टेड है, अलग अलग टॉपिक्स भी लिस्टेड है जिन पे वीडियोज है। ओके, सो डिसीज की अगर हम बात करें, बड़ा मजेदार किस्सा है कि ना सिर्फ लेबर कैपिटल, आप इसमें समझ लो आपने लेबर भी पढ़ा है बच्चों, कैपिटल भी पढ़ा है, ठीक है, और आपने क्या पढ़ा है, रॉ मटेरियल। कि हमने ये देखा कि केवल ये 3 चीजें ट्रैवल नहीं की, बल्कि ट्रैवल किया इनके साथ डिसीज, यानी कि जो लोग जिधर गए वो अपने साथ इन्फेक्टेड एजेंट्स लेकर गए और उसके बाद वो सब में स्प्रेड हो गया। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था रिंडर पेस्ट, जो कि कैटल प्लग था। यहाँ पे देखो कैटल प्लग था, इसमें क्या हो गया था, अफ्रीका में कुछ सोसाइटीज वर कॉलोनाइज्ड बाय द पीपल ऑफ द अनदर कंट्रीज। तो वहां पे क्या हुआ, वो लोग मीट बहुत खाते थे, तो कैटल, ये रिंडर पेस्ट कैटल को हुआ था, इट इज अ कैटल प्लेग। ठीक, तो कैटल में बच्चों दिक्कत क्या आया कि जब उन लोगों ने मीट खाया ना, दैट वाज इन्फेक्टेड वन, तो उनको हो गया और प्लस वहां पे फिर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा फैल गया। ठीक, तो जितना भी इनका व्यापार था, जो भी ये लोग ट्रेड करते थे, वो तो डिस्टर्ब हुआ ही एब्रप्टली, बल्कि बहुत सारे अफ्रीकन पीपल की लाइफ जो थी वो सिर्फ लाइफ स्टॉक पर डिपेंड करती थी, वो भी खत्म हो गई। मतलब अफ्रीका में तो बहुत बुरे दिन आ गए, जबकि इन आर मेजर ऑफ द लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड कि भाई अफ्रीका की क्या सिचुएशन थी। इट वाज वेरी वास्ट एरिया विद वेरी फ्यू पॉपुलेशन, तो लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत थे, लाइफ स्टॉक्स बहुत थे और उन्हें जरूरत ही नहीं थी वेज सिस्टम पर काम करने की। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रिंडर पेस्ट दे केम इनटू अ कंडीशन जहां पर उन्होंने मतलब एक ऐसा दौर देखा कि वहां पे लाइफ स्टॉक तो फेल हो ही गया, क्योंकि एनिमल्स नहीं थे, रिंडर पेस्ट फैला हुआ था, इंसान बीमार हो गए, वो मरने लगे, तो काम डिस्टर्ब हुआ, सेल्फ अर्निंग डिस्टर्ब हुई और उन्हें मजबूरी में लेबर अर्निंग पर आना पड़ा, और उसके बाद भी उनकी हालत बुरी हो गई थी। ठीक है, आगे क्या बुरी हालत हुई थी इसे जानने से पहले हम जानेंगे कॉर्न लॉज। भाई ये हमने देखा था ब्रिटेन में, ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले कॉर्न लॉ लगाया
क्योंकि उन्हें क्या समझ में आया कि वीट बाहर से बहुत आ रही है, कॉर्न बाहर से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको रोक देना चाहिए। एक स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड था, जो एग्रीकल्चर करता था, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि सस्ते दामों पे बाहर से कॉर्न आ रहा था। तो इंटरनल कॉर्न कौन लेगा और वो प्रॉस्परस कैसे होंगे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कॉर्न लॉ लगाओ, गवर्नमेंट ने लगा दिया। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी था ब्रिटेन में, जो कि था वेज सैलरी पे जो बेस था, भाई उसको क्योंकि इंटरनल कॉर्न जा रहा था तो वो महंगा था, तो उसको नुकसान हो रहा था। उनको क्या फायदा था जब बाहर से आ रहा था, सस्ता आ रहा था। तो उन्होंने गवर्नमेंट को फिर प्रेशराइज किया कि हमारी जो है वो लाइफ सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है, कॉर्न लॉ हटाओ, बाहर से सामान सस्ता आने दो एंड लेट अस टेक दैट। तो भाई ये कॉर्न लॉ का पर बेस था, पहले लगा फिर हटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्न लॉ का क्वेश्चन आता है, ये मैं अपने लेक्चर में भी बता चुकी हूँ और आज समरी में भी बता रही हूँ, ठीक है। फिर इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया, वी हैव ऑल्सो सीन की अफ्रीका की बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले बच्चों। तो अफ्रीका में लोग जो थे वो वे सिस्टम पर काम करने लगे। सिर्फ अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ, वे सिस्टम पर काम करना आप समझते हो, सामने वाले भाई जब हमें पता है कि अफ्रीका की जमीन बहुत बड़ी है, वहां रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन लोग नहीं, तो दुनिया भर से लोग अफ्रीका में जाने लगे, अपना प्लांट लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, वहां से लेबर को काम कराएंगे, मजे करेंगे। पर वहां तो लेबर थी ही नहीं क्योंकि सब प्रॉस्परस थे अपने आप में। लेकिन जब रिंडरपेस्ट आया उस दौर के बाद लोग मजबूर हुए काम करने के लिए और उसका फायदा उठाया इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उन्होंने उनको बहुत ही बुरी हालत में काम करवाया, इन वेरी बैड वर्किंग कंडीशन। और इसी का एक सिमिलर एग्जांपल हमें भारत में देखने को मिला। इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से लोगों को भेजा जा रहा था काम करने के लिए ऐसी जगहों पर जहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम था। जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो अपने घर झांक भी नहीं सकते थे, जान तो बहुत दूर की बात है। कॉन्टैक्ट भी नहीं था, मतलब आप फोन पे चिट्ठी से ऐसे भी बात नहीं कर सकते। और उनको बहुत बुरी कंडीशन में काम कराया जाता था, वेगून्स में लेकर आया जाता था, मतलब बताया कुछ और जाता था और उनके साथ किया कुछ और जाता था। तो वो एक बहुत ही ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस थे जिसका उन्होंने रिवोल्ट किया। इंडियन पीपल ने बाहर जाके रिवोल्ट किया, चटनी म्यूजिक के फॉर्म में, उन्होंने फिर होसे के फॉर्म में वहां पे रिवोल्ट किया। चटनी म्यूजिक का जिक्र हुआ है भाई डिटेल में लेक्चर में, इसको जरूर पढ़ेंगे। होसे इट इज अ फॉर्म ऑफ मुहर्रम का फेस्टिवल का एक ट्रेडिशन है। तो इन जगहों पर उन्होंने अपना दुख जताया, देखो हमारे साथ क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया कि इंडेंजर्ड जब उनको लेबर की तरह लाया जा रहा है तो उनको कितनी बुरी हालत में रखा जा रहा है और उन्हें बताया क्या जाता था हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें मेंशन हुई, ठीक है। उसके बाद आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अब एक टाइम आ गया था कि अब कंट्रीज ने, जर्मनी, भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ क्लास 9 में आप पढ़कर आ चुके हो। तो अब कंट्री जो थी वो तैयार हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर करने के लिए। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इतनी तबाही थी, अब सेकेंड भी हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों एक ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन। ये सिर्फ भारत में नहीं आया था, भारत का स्टडी हमने अलग से किया है एक वीडियो में, और पूरे वेस्टर्न यूरोप का, वर्ल्ड का जो कि वॉर में इन्वॉल्व थी उसका हमने ग्रेट डिप्रेशन अलग से स्टडी किया है। क्योंकि वो टाइम था जहां पर सारी इंडस्ट्री, जब वॉर हो रहा है ना बच्चों, तो सारी इंडस्ट्री अपना अपना बेसिक काम छोड़कर वो प्रोड्यूस कर रही थी जिसकी नीड वॉर में है, क्योंकि उसका पैसा सरकार भरेगी, ठीक है। तो उनका खुद का प्रोडक्शन डाउन हो गया। वॉर खत्म मतलब नीड्स खत्म वॉर की, और वॉर की नीड्स खत्म मतलब इंडस्ट्री की डिमांड खत्म। अब इंडस्ट्री तो कुछ काम कर ही नहीं रही है ना, क्योंकि उसने अपना काम का पैटर्न बदल लिया, क्योंकि ये वॉर चला था 6 साल। तो 6 साल तक कुछ और कर रहे थे, अब अचानक से वॉर खत्म हो गया, हारे या जीते वो एक अलग बात है, लेकिन कंट्रीज की अपनी हालत बेकार हो गई थी। अब हालत थी कि उन्हें बाहर से सामान लेना था और बाहर से सामान महंगा आ रहा था। तो भाई आदमी खरीदेगा भी तो तब जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी क्योंकि लोग तब वॉर पर थे, तो पॉपुलेशन कम हो गई। जब लौट कर आए तो उनके पास जॉब्स नहीं थी। तो फिर वो एक क्राइसिस का कंडीशन आ गया है कि बाहर से सामान एक तो महंगा आ रहे हैं और दूसरी बात की जॉब्स नहीं है, अनस्टेबिलिटी आ गई। तो वहां पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर ने कहा कि भाई स्टेबिलिटी लानी जरूरी है, यानी कि सरकार को कड़े कदम लेने जरूरी है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, प्राइवेट सेक्टर के क्रिएशन का इंतजार ना करें। तो ऐसा हुआ और उसका इम्पैक्ट भारत पे भी हुआ, ठीक है। वो भी वीडियो में जाके डिटेल में देखिएगा, मैं यहाँ सिर्फ आपको शॉर्ट बता रही हूँ, तो वो सुनते जाइए जो इम्पोर्टेंट है। अब जब इंडिया पर भी ग्रेट डिप्रेशन हुआ, पूरे संसार पर हुआ, तो उसका कोई ना कोई उपाय तो होना चाहिए, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन से बाहर तो आना पड़ेगा, अंदर तो रह नहीं सकते उसके।
तो फिर सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलके ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस का 1947 में सेटअप किया, काम करना शुरू किया इंस्टीट्यूशन ने 1947 से। तो 47 से जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो इसके अंदर दो चीजों का कल्मिनेशन था, एक था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। ठीक है भाई, ये दो लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया ब्रिटन वुड के अंदर। इनका जिम्मा था कि डेवलपिंग कंट्रीज को आगे बढ़ाएंगे और जो कंट्री ज्यादा हेल्पफुल है उसको हम जरूरत है उसकी पूरी करेंगे। इसकी US was a permanent member as well as US was a member in the Bretton Woods institution जिसके पास वीटो पावर थी। इसीलिए कुछ पार्शियलिटी भी हुई भाई, जिसके पास ताकत ज्यादा है उसने चीटिंग करी, उसने ऐसे राइट्स ले लिए ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन से कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्स को हैरस कर पाएंगे, मतलब ले पाएंगे और उनको कोई अधिकार नहीं है डेवलप कंट्रीज में आने का। तो इस बात को लेके G77 में ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने शिकायत दर्ज करी और ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन से कहा कि ये गलत है, यूएस अपनी मनमानी कर रहा है, हम ये मनमानी नहीं चलने देंगे, तो इसको रोका जाए। और उसको वाकई उन्होंने कुछ डिमांड करी, उन्होंने नई पॉलिसी का डिमांड किया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसमें उन्होंने कहा कि एक तो फेयर ग्लोबलाइजेशन रखिए, अगर कोई हमारे रिसोर्सेज लेके जा रहा है तो हम भी तो अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट उसके मार्केट में बेच सकते होंगे, और दूसरा हर गवर्नमेंट को कंट्री की अपने रिसोर्सेज पर अधिकार होना चाहिए, ये नहीं दूसरी कंट्री हरण कर रही है हमारे रिसोर्सेज का। तो इस तरीके से बहुत जरूरी जो लॉस थी उस पर उन लोगों ने मांगे, अपने अधिकार मांगे डेवलपिंग कंट्रीज ने। और इस दौरान लेकिन ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन ने जापान को बहुत प्रॉस्परस कर दिया था, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री को भी बहुत प्रॉस्परस कर दिया था, उनकी काफी ज्यादा मदद की थी। और अब जब ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस के जाते जाते, मतलब आप ये समझ लो कि जब ये शिकायत हुई G77 बना, ग्रुप 77, तब लोगों को जब ये नजर आया कि नहीं ब्रिटन वुड तो चीटिंग कर रहा है, तो लोगों ने फिर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की डिमांड की तो उसके साथ साथ ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस का ही खत्म ही हो गया था बच्चों। ठीक है, फिर आ गया था एक नई डिमांड मार्केट की, एंड दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पर ग्लोबलाइजेशन फेयर होगा और अपने अपने देशों की सरकारों के पास ग्लोबलाइजेशन करने का लिबरलाइजेशन होगा, किसी एक इंस्टीट्यूट के पास नहीं होगा। तो और लोन देने के लिए अब सिर्फ ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस पर लोग डिपेंड नहीं थे, लोग प्राइवेट जगहों से भी ले रहे थे, लोग जो है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से ले रहे थे। तो अब डिपेंडेंसी जो थी ना धीरे धीरे वो खत्म हो रही थी ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन से। इसके साथ ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन भी खत्म हो गया और शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन की, जो कि बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आज भी जी रहे हैं और आज भी हम बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ हम चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, हम जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था उससे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर आ गए हैं हम, और हर दिन आए दिन आप देखते होंगे भाई डॉलर का और इंडियन रुपी का वैल्यू एक्सचेंज होता है, तो आज इतने रुपए की इतने डॉलर है तो कल बदल जाएगा वो वैल्यू। तो ये क्या है, फ्लोटिंग है, ये रेट फ्लोटिंग हो गई, क्योंकि हर कंट्री हर वक्त पर उतनी प्रॉस्परस नहीं होती है जितनी की वो थी या आने वाले कल होगी या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्क की बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के आते आते उसके आज की स्थिति हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट खोलें इकोनॉमिक्स की, चैप्टर नंबर 4 पढ़े जाके, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन, लास्ट चैप्टर है प्लेलिस्ट का। साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है ग्लोबलाइजेशन की बिगिनिंग के साथ, मार्क करता है बिगिनिंग को ग्लोबलाइजेशन की और बच्चों को छोड़ देता है इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर में था, बेहद खूबसूरत चैप्टर है, मैं कहूंगी बहुत ज्यादा डेट्स फैक्ट्स नहीं है याद करने के लिए, लॉजिकल बातें हैं। वॉर होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन आएगा, भाई डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, लोग मेहनत करेंगे, टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाएंगे, कारोबार बढ़ाएंगे। तो ये जेन्युइन बातें हैं, अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना आप अपने आप कनेक्ट कर रहे लगोगे चीजों को। तो लेक्चर पढ़ना जरूरी है, पहले डिटेल लेक्चर पढ़िए एक एक सारे खोल के, उसके बाद समरी इन स्टोरी देखिए। समरी इन स्टोरी सिर्फ तब हेल्प करती है जब चैप्टर आता हो, ताकि एग्जाम के 5 मिनट पहले हम समरी इन स्टोरी पढ़ लें इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल चैप्टर, तो हमारे दिमाग में वो होल चैप्टर आ जाएगा इन क्लूज से। ठीक है, और एनसीईआरटी का कोई भी कंटेंट कहीं किसी लेक्चर में नहीं छूटा है, सब कवर हुआ है, तो भरोसे के साथ पढ़िए। और लाइव सेशन बहुत जल्दी होगा इस चैप्टर पर, अपनी सारी क्वेरीज को पेन डाउन कर लीजिए, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन पर लिख कर छोड़ दीजिए, वो जरूर डिस्कस होंगी, अनडिस्कस कोई क्वेरी नहीं छोड़ी जाएगी।
पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछते रहिए, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट इज द लास्ट वन इन द हिस्ट्री फॉर सेशन 2021. So till then, bye bye.